जेई एडवांस्ड का ये क्वेश्चन ये उस कैटेगरी में आता है जिस तरह के सवाल को हम आसान तो कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में इस तरह के सवाल में हम बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं। इसका रीजन यही है कि ये इमीडिएटली जो कॉन्सेप्ट ट्रिगर करता है दिमाग में, उस कॉन्सेप्ट से ही हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जब हम लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ते हैं तो इस तरह के ढेरों सवाल हम सॉल्व करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये क्वेश्चन उस चैप्टर के कैटेगरी में नहीं आता है, बल्कि ये रोटेशनल मोशन के चैप्टर में आता है। क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसमें सिली मिस्टेक हम लोग एग्जाम के हड़बड़ी में नॉर्मली हम लोग कर लेते हैं, और लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण भी होता है ये। एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए, फिर हम लोग यहाँ इसे सॉल्व करते हुए ये देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होता कहाँ पर है। सिचुएशन ऐसा दिया गया है कि दो डिस्क्स है, ये एक डिस्क, दोनों इस तरह से आगे बढ़ते हुए ऐसे रोल करते हुए नीचे उतरेगा, ये भी नीचे उतरेगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ जितना इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ उसके पास उतने ही काइनेटिक एनर्जी होगा, जो कि इसके पास तो है ही एनर्जी, प्लस ये जो पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप होगा वो दोनों जुड़ जाएगा और यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी बनेगा। यहाँ पर भी वही होगा। इंटरेस्टिंगली, चूंकि ये स्लाइड नहीं कर रहा है, रोल कर रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² नहीं होगा, बल्कि कुछ और होगा। चलिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग। कहा गया है कि ये जो बॉडी है, ये इनिशियली v1 स्पीड से मूव कर रहा है। इनिशियली इसका जो स्पीड है दैट स्पीड इज v1, और इसका इनिशियल स्पीड जो है दैट स्पीड इज v2। ये दोनों, ये भी यहाँ नीचे आया, ये भी नीचे उतरा, दोनों का हाइट अलग अलग है। 30 मीटर है ये हाइट, और ये 27 मीटर, मतलब ये 30 मीटर नीचे गिरता है, ये 27 मीटर नीचे गिरेगा। तो ये इस तरह से ऐसे रोल करते हुए ये नीचे उतरा, इस जगह पे पहुंचा। उसी तरह से ये बॉडी भी ऐसे इस तरह से नीचे यहाँ पर उतरा। कहा गया है कि सिनेरियो ऐसा बनाया गया है कि ये जब डिस्क नीचे उतरेगा उस समय इस जगह पे इसका जो वेलोसिटी होगा, और ये डिस्क जब नीचे उतरेगा तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा, दोनों वेलोसिटीज सेम होगा। इमीडिएटली हम ये इन्फर कर सकते हैं दोनों आइडेंटिकल डिस्क है, इसका मतलब यहाँ पर इसका जो स्पीड है, ये दोनों स्पीड बराबर नहीं है, ये v1 v2 अलग अलग होना होगा, क्योंकि ये कम हाइट गिर रहा है, ये ज़्यादा हाइट नीचे उतर रहा, फिर भी यहाँ पर दोनों का जो स्पीड है, दोनों का स्पीड सेम है। तो फिर यहाँ पर v1 कहा गया है कि 3 मीटर पर सेकेंड है, v2 हमें पता लगाना है। एक बार पढ़ लेते हैं। 2 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म डिस्क रोल विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं कर रहा, रोल करते हुए जा रहा है, यहाँ जंप भी नहीं कर रहा, सीधे रोल करके उतर रहा है। ओके, दो अलग अलग सरफेसेस, ये ए बी सरफेस है और ये सी डी सरफेसेस में मूव कर रहा है, ये दोनों अलग अलग सरफेसेस में। स्टार्टिंग एट ए एंड सी, ए और सी से शुरुआत हो रही है। लीनियर स्पीड इसका v1 है, इसका v2 है, एंड ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, यानी कि जंप नहीं कर रहा है, ऑलवेज कॉन्टैक्ट में है सरफेस के साथ। अगर बी और डी में दोनों सेम लीनियर स्पीड से पहुँचे यहाँ पर और यहाँ पर, तो अगर v1 3 मीटर पर सेकेंड हो तो v2 कितना होगा, ये हमें पता लगाना है। तो g का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, इसे मैं अगले पेज में भेज देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कह तो सकते हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज़ इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज़ इक्वल टू यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पर ड्रॉप होगा, दोनों ही केसेस में। लेकिन काइनेटिक एनर्जी होगा कितना? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² नहीं होगा, क्योंकि हाफ mv² बॉडी का लीनियर मोशन के कारण बना हुआ, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण बना हुआ जो काइनेटिक एनर्जी है वो होता है।
यहाँ पर बॉडी रोल कर रहा है, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन तो है ही, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो रहेगा ही, साथ ही साथ वो रोल कर रहा है यानी कि रोटेट भी कर रहा है, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी वहाँ पर रहेगा। तो अगर किसी बॉडी का, लेट अस से दिस इज द बॉडी, ये बॉडी अगर रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है तो फिर इसका स्पीड अगर v हुआ तो फिर इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, एंड दैट एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय इसका जो रेडियस है, ये हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं, इसका रेडियस लेट अस से r है, तो फिर दैट एंगुलर वेलोसिटी इज v डिवाइडेड बाय r, कैपिटल R ना, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अगर आप इसकी टोटल एनर्जी को देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि इसमें लीनियर स्पीड होने के कारण, टोटल काइनेटिक एनर्जी लीनियर स्पीड होने के कारण इसमें हाफ mv² तो होगा ही इसका जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और रोटेशन के कारण भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा, एंड दैट विल बी हाफ इनटू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू इसका एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ये तो हाफ mv² है ही, और इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ये पाएंगे इस केस में चूंकि ये डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ऑब्वियसली अबाउट, इसका जो एक्सिस होगा ये यहाँ पर होगा। सो मतलब हम लोग दो एनर्जीज कंसिडर कर रहे हैं, ये इसके ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, ये रोटेशनल मोशन के लिए। बॉडी जब रोल कर रहा होता है तो दो इंडिपेंडेंट मोशन हम कंसिडर कर सकते हैं, एक तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा उसके मोशन के साथ अगर हम अपने रेफरेंस फ्रेम को रख दें उसके ट्रांसलेशनल मोशन के साथ, तो हमें वो रोटेट करता हुआ दिखेगा। उस रोटेशन में अगर मैं इसके साथ मूव करता रहूं तो फिर मुझे ऐसे ये सिर्फ रोटेट करता हुआ दिखेगा, जिसके कारण ये एनर्जी ये रोटेट कर रहा अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। सो अब अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, आई उस केस में हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू r², लेट अस से r इज द रेडियस ऑफ दिस डिस्क, ये हो गया I इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा² यानी कि ओमेगा इज v डिवाइडेड बाय r, तो v² डिवाइडेड बाय r², यहाँ से आप इसे और इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से हाफ mv² कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर 1/4, तो फिर आप पाएंगे mv² कॉमन है, एंड दैट इज इक्वल टू 3/4 mv²। तो ये उस डिस्क के लिए होगा जिसका मास m है और जो कि v लीनियर स्पीड से मूव कर रहा है, उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो फिर अगर आप देखें इस केस को मैं कंसीडर करता हूं, इस केस को मैं अगर कंसीडर करूं तो मैं ये कहूँगा यहाँ पर इसका जो एनर्जी होगा, इसका दोनों आइडेंटिकल है तो इसका भी मास मैं m मान लेता हूँ, इसका मास m है और इसका भी मास m है, तो यहाँ पर इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ऑब्वियसली होगा 3/4। आप कंसीडर नहीं भी कर सकते हैं इसे, क्योंकि दोनों सेम हैं, तो आप अगर कंसीडर ना करें डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं जस्ट लिख के दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज 3/4 ऑफ मास इनटू इसका लीनियर स्पीड जो है, इसका लीनियर स्पीड हमने यहाँ पर v कंसिडर किया दोनों ही केस में, सो ये उसका स्क्वायर, ये तो यहाँ इसका एनर्जी है, दैट शुड बी इक्वल टू, इस केस को अगर कंसिडर करें दैट शुड बी इक्वल टू यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी विच इज 3/4 ऑफ mv² प्लस mgh1, यहाँ पर मैं इसे h1 नाम दे देता हूँ, दिस इज h1 एंड दिस इज h2, सो दैट इज इसके साथ mgh1 ऐड कर दे, और अगर इसे देखा जाए तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा विच इज 3/4, नॉर्मली गलती क्या होती है यहाँ पर कि हम यहाँ हाफ कंसीडर कर लेते हैं, हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस mgh1, इस तरह से कंसीडर करते हैं हम, रोटेशन वाला पार्ट मिस हो जाता है, क्योंकि इससे पिछले वाले चैप्टर में विच इज़ वर्क एनर्जी एंड पावर, उस चैप्टर में हम लोग इस तरह के इतने सारे सवाल कर चुके होते हैं, और उससे क्या होता है कि एक कॉमन सा एक प्रैक्टिस सा बन जाता है
इस तरह के क्वेश्चन को इमीडिएटली हम लोग सॉल्व करने लगते हैं, आसान सा दिखता भी है, इसीलिए वो सारे फॉर्मूला रिकॉल हो जाता है। प्रैक्टिस के कारण ये होता है, उस चैप्टर के अधिक प्रैक्टिस और इस चैप्टर की प्रैक्टिस की कमी उसके कारण होता है। आप जब मॉक टेस्ट देते हैं बहुत ज़्यादा और इस तरह की गलतियां हम करते ही करते, सभी करते हैं कभी ना कभी, तो जब आप मॉक टेस्ट अधिक देते हैं उस समय क्या होता है कि इस तरह की गलतियां जो है ये पॉइंट आउट होता है, हमें एक झटका लगता है। हमें जो झटका लगता है उससे क्या होता है कि आगे हम लोग इसे याद रखते हैं, इस तरह की गलतियों को, तो गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो दूसरे वाले केस में तो यहाँ पर इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी इतना, उसके साथ हम ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसे ऐड कर लेते हैं mgh2, यानी यहाँ पर चूँकि ये दोनों सेम है, यहाँ पर और यहाँ पर सेम लीनियर स्पीड से पहुँच रहा है। सेम लीनियर स्पीड यानी कि उसके पास सेम काइनेटिक एनर्जी होगा, एडिशन ऑफ रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही केस में सेम होगा, बिकॉज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 mv², दोनों ही केस में ये सेम होगा, वो दिख भी रहा है आपको यहाँ पर। तो इसीलिए मैं कह रहा था आप चाहे तो इसे इंक्लूड कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ और इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर भी वही काइनेटिक एनर्जी है, हेंस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। सो हम यहाँ से कह सकते हैं, mm हटा देते हैं क्योंकि दिस वन इज इक्वल टू दिस, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं 3/4। सो मैं इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा, 4 से गुना करके मैं लिख रहा हूँ। सो 3v1², यहाँ से 4 से मैं गुना कर रहा हूँ, प्लस 4gh1 इज इक्वल टू 3v2² प्लस 4gh2। मैं 4 से गुना कर दिया तो ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 अपीयर कर गया, mm सारा कैंसिल हो गया। हमें चाहिए v2, तो उसका स्क्वायर हमें क्या दिखेगा, 3v2² इज इक्वल टू 3v1² प्लस 4gh1 माइनस 4gh2। तो फिर अब we will say कि ये मुझे चाहिए एंड दैट इज इक्वल टू 3 में डिवाइड कर सकता हूँ, कर ही देता हूँ, 3 डिवाइड कर ही देता हूँ। सो v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस, पहले ही कर लेना चाहिए था मुझे, 4gh2 माइनस h1, ठीक है, 4/3g h1 माइनस h2 अगर देखें तो h1 माइनस h2 इज 3 मीटर का है, तो 3 इंटू 3 जो कि इसे कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास बचा हुआ है v1 का स्क्वायर, यानी v1 दिया हुआ 3 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर 9 प्लस 4 इंटू जी यानी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, ओके 4g, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक वैल्यू था ना, इसीलिए थोड़ा मिसमैच सा दिख रहा है आपको, डायमेंशनली मिसमैच्ड सा दिख रहा है। दरअसल ये मीटर है, ये यहाँ पर 3 मीटर था ना, तो यहाँ पर 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर्ड हो जाएगा, ये 40 मीटर स्क्वायर्ड पर सेकेंड स्क्वायर्ड। सो ये बन गया 49। तो अगर v2 की बात किया जाए तो इसी का स्क्वायर रूट हो जाएगा, दैट मीन्स 7 मीटर पर सेकेंड। 7 मीटर पर सेकेंड से अगर आप इसे रोल करवा दें तो फिर यहाँ जब ये पहुँचेगा तो इसी के बराबर इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, हेंस इसी के बराबर दोनों का लीनियर स्पीड सेम होगा। सो IITJEE एडवांस्ड का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन का प्लेलिस्ट है इस चैप्टर के लिए, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और भी बहुत सारे लिंक्स पा सकते हैं। जल्द मिलेंगे।